जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आपको जो भी सेशन के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा आप हर एक दिन कंप्लीट कर रहे होंगे। कंप्लीट कैसे करना है, हर एक दिन जो आपको पढ़ाया जाए, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो, आपको बहुत अच्छे से क्या काम करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है। और नोट करने के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करना है। तो इस तरीके से आपको हर एक दिन हर एक सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री का अपना टॉपिक चल रहा है, ज्योमेट्री में सर्कल के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्री बिल्कुल फिनिश होने वाली है। लास्ट का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से था कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल की दो कॉर्ड आप निकालते हो तो उस कॉर्ड को आप जब आगे बढ़ाते हो तो वो सर्कल के बाहर किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस कंडीशन में जो सर्कल के बाहर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, उस बिंदु पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल की वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो उस वैल्यू को आप कैसे फाइंड करोगे, इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो लॉजिक है, मैंने कल के सेशन में आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया था और विद प्रूफ के साथ इसको समझाया था। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है, कोई भाई नया है, कोई दोस्त नया है, तो उससे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग लास्ट के सेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि आज उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को समझना है, जिससे कि आपको मैथ में इंटरेस्ट बढ़े, आपको बोरियत ना लगे। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो कॉन्सेप्ट पर इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है कि एग्जाम के हॉल में उस कॉन्सेप्ट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम के हॉल में आप हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लो। और आपको हर एक क्वेश्चन का जो टारगेट रखना है, वो सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो आपको 2 से 3 सेकंड में ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सिलेक्शन को ले सकते हो। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, केवल और केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एसएससी के अंदर जो अभी एग्जाम कंडक्ट कराने का जो रूल है वो 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। यानी कि आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप खुद से अनुमान लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन को आप 30 से 35 सेकंड ही टाइम दे सकते हो। इतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है। फिर जाके आपको कैलकुलेशन करनी है, तब जाके आपका सॉल्यूशन फाइंड होगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट पर कितने भी टाइप की लैंग्वेज बनती है, उसको कितने अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एक प्रैक्टिस ही आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आप बहुत अच्छे से समझते हो कि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जब आप एक एग्जाम के हॉल में होंगे और आपके सामने आपके एग्जाम में किसी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होगा और आपके सामने वो क्वेश्चन होगा, तो आप उस क्वेश्चन को समझने में ही 1 से 2 मिनट का टाइम वेस्ट कर लोगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इसको समझने में अभी आपने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। आपने कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है, आपकी वो जो लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट की जो लॉजिक है, उनको भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको अभी कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि अभी आपने इस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है। तो इस अनुमान को आप लगा सकते हो, इस अनुमान से आप अपने अंदर एक टेक्निकल जो अप्रोच है उसको डेवलप कर सकते हो कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन वाकई में उन्हीं स्टूडेंटों का होता है, उन्हीं दोस्तों का होता है जो क्या करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उस पर जितने भी टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब जब आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट से जितने भी तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो भी आपको परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आपका इतना बहुत अच्छे से दायित्व बनता है अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी माँ बाप की उम्मीदों को लेके, कि आप उन क्वेश्चनों को कम से कम खुद से 4 से 5 बार सॉल्व करें। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे खुद से तो आपको उन क्वेश्चनों के अंदर जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, जिनसे कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ बनती है, तो वो आप खुद से सॉल्व करोगे। और जब आपको सॉल्यूशन ना आए
या आपकी कोशिशों से वो सॉल्यूशन ना बने या वो डाउट आपका सॉल्व ना हो, तो फिर उसको कमेंट में बताइएगा। आपका पूरा का पूरा जो डाउट होगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तक अपना जो ज्योमेट्री में हुआ है, लगभग ज्योमेट्री फिनिश होने वाली है। आपको लाइन एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया गया है, सभी कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से बताया गया है। लास्ट टॉपिक जो सर्कल बनता है ज्योमेट्री के अंदर, उसमें भी अपने 61 नंबर तक के क्वेश्चन यानी 60 नंबर तक के क्वेश्चन लास्ट के सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं और विद एक्सप्लेनेशन के, विद कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक प्रूफ के साथ मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद है यहां तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो पूरा का पूरा आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, और तभी आपको आगे की जो एडवांस लेवल की जो चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको समझ में आएंगे। और आपको अगर बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड बढ़ाना है अपने मैथ के अंदर, मैथ का मैं तो यही बोलता हूं कि आपका हर एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है तो आपको बेसिकली जो काम करना है वो बहुत अच्छे से डेली टू डेली जो आपको सेशन के अंदर पढ़ाया जाए उसको बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। क्लियर है? आप जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसके खुद के ड्रीम्स हैं, वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है और उसको बहुत अच्छे से सिलेक्शन मिलेगा, बेहतरीन रैंक के साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत करने के बावजूद ही मिलेगा। आप ये सोचो कि केवल थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए और उससे सिलेक्शन हो जाए या मेरी रैंक आ जाए तो ये केवल ख्वाब है, ये आपके सोने वाले सपने हैं, जागने वाले सपने नहीं हैं। अगर सपने कौन से पूरे होते हैं? जो जाग कर देखे जाते हैं। सपने पूरे कौन से नहीं होते हैं? जो सोकर देखे जाते हैं। जो लोग सोकर सपने देखते हैं उनके कभी पूरे नहीं होते, जो मेहनत करके सपने देखते हैं उनके हर एक सपने पूरे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन से सपने देखने हैं और कौन से आपको पूरे करने हैं, और आपके माँ बाप की उम्मीदें क्या है आपसे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था कि अगर आपका जो बाहर सर्कल के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट पर अगर आपका एंगल बनता है तो इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इस वर्टेक्स पर जो एंगल बना है, इस पॉइंट पर जो एंगल बना है, इसके आमने सामने के आर्क से, जैसे इस वाले एंगल के आमने सामने का जो आर्क है ये वाला है, ये दोनों आर्क है, इन दोनों आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेंगे इनका डिफरेंस लेना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है बात? ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। लॉजिक आप लोग कल का सेशन देखें, अब दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो जिसको समझना होगा वो लास्ट का सेशन अपने आप देख लेगा और बहुत अच्छे से मेहनत कर लेगा। क्लियर है? अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट पर, उसकी लैंग्वेज देखो। इसमें हालांकि उसने डायग्राम दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन अब जो नई टेक्निकल लैंग्वेज आई है उसमें वो डायग्राम को नहीं देता है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, उसकी हेल्प से आपको डायग्राम खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहां पर वो आपसे अब एग्जामिनर डबल मेहनत करवाने लगा है, सिर्फ उतने ही टाइम में। पहले भी 100 क्वेश्चन आते थे, 7 मिनट का टाइम मिलता था, लेकिन फिर भी वो डायग्राम बना के देता था। लेकिन अब उसने जो नया पैटर्न लाया है वो एग्जाम में, वो यही लाया है कि उसने डायग्राम बनाना ही बंद कर दिया है। आपको उस डायग्राम की बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से डायग्राम को क्रिएट करना है, फिर जाके उसको सॉल्व करना है। तो आपका काम बढ़ गया है लेकिन टाइम को नहीं बढ़ाया गया है। तो अब आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत क्यों ज्यादा करनी पड़ेगी, ये तरीका क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो गए, हर एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, हर एक स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रहती है और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाती है। तो वो कमी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्लियर है बात? आइए तो अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है, पूरा टाइम अपन ने दिया है कॉन्सेप्ट को समझने में। अब क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम को कैसे रीड करना है, डायग्राम के अंदर जो डाटा दिया गया है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, सारी की सारी जो टेक्निक है, मैं हर एक टेक्निक को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से उनको पकड़ने की कोशिश करना है। क्लियर है बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। यहां पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड थीटा। यहां पर बोला गया है कि जो डायग्राम है, डायग्राम में O क्या है, सर्कल का सेंटर। ये जो क्या है, सर्कल का सेंटर है। आगे उसने बोला है कि फाइंड थीटा, आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। चाहे आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे, चाहे आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे, दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बात? अब देखो आगे बढ़ेंगे अपन। अब इस एंगल की अगर हम बात करें कि इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि इस एंगल के सामने की जो आर्क है, इसका आर्क जी वाला और सामने वाला आर्क जी वाला, इन दोनों आर्क से सेंटर पर एंगल कौन से बना है, ये 30 डिग्री का,
और इस वाले आर्क से ये कितनी डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री का। इन दोनों कोणों का आप डिफरेंस लोगे तो आप देखो कि 50 माइनस 30 कितना आएगा आपका 20, और 20 का जब आप आधा करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 10। अगर ये एंगल 10 डिग्री का है तो थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 10 डिग्री, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से समझा है, इन दोनों चीजों को आपने परफेक्ट तरीके से समझ लिया है और एक बार खुद से बनाने की कोशिश कर ली है, तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे और इतने में भी आप अपने क्वेश्चन को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है और डिफरेंट लैंग्वेज के हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिससे मैं आपसे क्या बोलता हूं कि आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, या तो वो एग्जाम में आ गए हैं या फिर आगे एग्जाम में उनके आने के चांस हैं। क्योंकि आपका एक वे क्लियर होना चाहिए, एक रास्ता आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथ आता है, तो आपका वो माइंड क्लियर होना चाहिए कि उसमें एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है। तभी जाके आप क्या करोगे, अपनी तैयारी को परफेक्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। क्योंकि जब आपको पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा तो आप उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट प्रिपेयर कर लोगे कि मुझे इस तरीके से इस रास्ते पर चलना है, क्योंकि रास्ता पता होने के बाद फिर आपके सामने कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब आपके सामने रास्ता ही पता ना हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको रास्ता की भी पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ आपको पूरा का पूरा वे कंप्लीट करवाया जा रहा है कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। तो मेहनत से केवल पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, केवल उसने कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया, डायग्राम को घुमा दिया। अभी डायग्राम कैसे था, इस तरीके से, ये जो यहाँ पर ई पॉइंट था वो इस तरफ था, तो आपको परफेक्ट लग रहा था, आपको डायग्राम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसने थोड़ा रोटेट कर दिया, उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और रोटेट कर दिया तो इतने में स्टूडेंट घबरा गया कि डायग्राम कैसे बना गया, अब तो ये कुछ और है, लेकिन कुछ नहीं है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी का डायग्राम है। बस एक और चीज किया है, यहाँ जो आपको है, आपको डिजिट में डाटा नहीं दिया है, इसमें उसने जो डाटा दिया है वो वेरिएबल में डाटा दे दिया है, यानी एक्स वाई जेड में डाटा दे दिया है। अगर वो आपको डिग्री में दे देता तो आप सॉल्व कर सकते थे, यहां भी तो सॉल्व कर सकते हो, यहां उसने किसमें, एक्स वाई जेड में दे दिया, क्या दिक्कत है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहां उसने बोला है कि इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू CB, यहां पर जो AD है वो इक्वल टू AB, यानी AD और CB दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। फाइंड x माइनस वाई इक्वल अपॉन जेड, यानी कि आपको x माइनस वाई अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, यहां पर एक लाइन स्किप हो गई, यहां पर उसको लिखना था कि ये जो O है वो क्या है, आपका सेंटर है, वो यहां पर क्या है, सेंटर है। क्लियर है बात? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, ये आपका यहां पर x बन रहा है, ये यहां पर y बन रहा है, ये यहां पर आपका z बन रहा है। अगर हम इस एंगल की बात करते तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती, आपको जरूरत होती इसके सामने ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क है, और इसके सामने वाला ये वाला आर्क है। इन दोनों आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसका क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लेंगे, बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस करेंगे और उसका आधा करेंगे तो आपको इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका इस कॉन्सेप्ट से आंसर क्या निकलेगा, यहां पर निकलेगा बड़ा एंगल कौन सा है आपका x, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटे 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका z के बराबर। अब आपको निकालना क्या है उस पर फोकस करेंगे, आपको x माइनस वाई बटे z, अगर आप z को यहां लाओगे तो 2 यहां पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा z बराबर में क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? अब यहां पर एक बात समझो, यहां पर एक बात समझो, अगर वो यहां पर इस तरीके से दे देता क्वेश्चन कि आप लोग को फाइंड जो करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x माइनस वाई बटे 2z,
इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है 1। कैसे, ये 2 भी कहाँ आ जाता है, यहाँ पर कहाँ आ जाता इस z के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट लेवल पर जब क्वेश्चन क्रिएट होगा तो इस तरीके से इस लैंग्वेज से क्रिएट होगा कि यहाँ पर जो z दिया था उसने, वहां पर वो बोल सकता है कि 2z की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उस कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, आपको डायग्राम का माइंड में सेट होना बहुत जरूरी है। तो फिर आपको कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, आप बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लोगे। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सर आपने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी, इतना अच्छा कंटेंट मुझे कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, और भी आपको थ्योरम पढ़ानी है, इतने सारे ज्योमेट्री में इतने कॉन्सेप्ट आपने कंप्लीट करवाए, ज्योमेट्री में आपने केवल 600 से 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। उनका ये डाउट रहता है, क्या रहता है कि आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन ये डाउट किसका है, जिसको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, और जिसने ये कहा है कि सर आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, पूरे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी। तो ये किसका माइंड है, जिसको सिलेक्शन लेना है, ये किसकी सोच है, जिसको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने वाला बहुत अच्छे से समझता है कि कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको कितना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और बेस्ट अप्रोच के साथ, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में, कि आप किसी भी सब्जेक्ट से रहे हो स्टैंडर्ड क्लास में, 10th 12th किसी भी सब्जेक्ट से की हो आपने, आपको मैथ इतने आसान तरीके से समझाया जा रहा है कि आप बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मैथ में आपका इंटरेस्ट भी डबल हो सकता है अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो। क्लियर है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम तो 12 तक मैथ से थे, यानी स्टैंडर्ड क्लास में मैंने मैथ से कंप्लीट किया है, तो बेसिक तो मुझे आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सेशन को क्या करेगा, स्किप करेगा, और स्किप करेगा तो वो समझ लो वो सिलेक्शन से स्किप हो गया है, क्योंकि अब उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर डाल दीजिएगा कि आप लोगों को कंपटीशन की जो लैंग्वेज है कॉन्सेप्टों की, और जो आपने स्टैंडर्ड क्लासेस में लैंग्वेज की पढ़ी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, आपने अगर स्टैंडर्ड क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है तो आपको कंपटीशन की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपने स्टैंडर्ड क्लासेस में बेसिक को बहुत अच्छे से नहीं समझा है, या आपने उस लैंग्वेज को कभी नहीं सुना है, तो फिर यहाँ कंपटीशन की लाइन में जब आओगे आप, तो जब जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज समझाई जाएगी तो वो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उसको 2 बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और बेहतर तरीके से आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट है, मेहनत का डिफरेंस है। जिसने पहले मेहनत कर ली उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसने पहले मेहनत नहीं की है तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन 63 में क्या बोला गया है कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, ए बी क्या है, डायमीटर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखो ध्यान से, डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है आपकी, यहाँ पर मिस्टेक देखो, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगी। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, लेकिन पहले मैं भी वो गलती करता था, मैं क्वेश्चन को पहले हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता था, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता था, तो डायग्राम बनाने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। कैसे, यहां पर देखो आप लोग, यहां पर देखो, समझने की कोशिश करना। यहां पर उसने बोला है कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहां पर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और यहां पर डायरेक्ट उसने बोल दी कि ए बी इज द डायमीटर। तो मुझे समझ में आ गया कि सर्कल बनाना है और सर्कल के अंदर एक लाइन ऐसे खींचनी है कि जो डायमीटर बन जाए। यहां बात क्लियर हो गई। अब यहां मिस्टेक होने के चांस 0 हो गए। लेकिन यहां हिंदी में देखो, यहां हिंदी में मिस्टेक हो जाती है कहां पर, कि जब आप हिंदी में पढ़ोगे ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा पर, देखो समान दिशा पर, यहां पर कंफ्यूज हो जाती लैंग्वेज, समझे। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी में थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश में सिंपल होती है, तो आप कोशिश करो इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करने की, ठीक है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि हिंदी में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, लेकिन आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश में हिंदी की अपेक्षा बहुत ही सिंपल लिखी जाती है, लेकिन बेहतर है कि आपको वो समझ में आना चाहिए।
तो आप हिंदी में समझो तो हिंदी में कर लो और इंग्लिश में समझो तो इंग्लिश में। बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है इंग्लिश में थोड़ा सिंपल हो जाती है डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या बोला है, ध्यान से देखना कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहां पर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, मैंने बना दिया ये सर्कल और इस सर्कल का सेंटर है ओ, ये बन गया सेंटर ओ। अब इसमें उसने बोला है कि ए भी इसका व्यास है, तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, आप व्यास को इस तरीके से भी ले सकते हो तो भी वो व्यास होगा। ये ए भी क्या हो गया आपका, ये ओ आपका सेंटर हो गया, ए भी आपका व्यास हो गया, क्लियर है। आगे उसने बोला है P and Q are 2 point on the circle on the same side of the diameter AB। अब यहां पर ध्यान से देखो, उसने बोला है कि जो आपका P और Q दो पॉइंट हैं वो डायमीटर की एक ही ओर है, या तो वो नीचे ले लो आप या उसको ऊपर ले लो, लेकिन लेना कहां पर है, एक ही तरफ, किसको, P और Q को। ऐसा नहीं कर सकते P आप इस तरफ ले लो और Q इस तरफ ले लो, ऐसा नहीं। कैसे करना है कि P और Q डायमीटर की एक ही ओर हो, तो मैंने यहां पर ले लिया कोई पॉइंट P, और देखो आगे और पढ़ लो, क्वेश्चन गलती नहीं होगी। यहां पर AQ और BP जो दो कॉर्ड हैं, AQ और BP दो कॉर्ड हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट C पर, तो P और Q को इस तरीके से लेना है कि जो दो कॉर्ड बनेगी AP और BQ, यानी आप समझ सकते हो कि यहां पर आएगा आपका P, क्योंकि A के अपोजिट में जाएगा P और B के अपोजिट में जाएगा Q, तभी ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हो गया, देखो ये वाली कॉर्ड, दूसरी हो गई ये वाली कॉर्ड, और ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम हो गया क्या, पॉइंट C। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है एंगल POQ, क्या पूछा गया है, एंगल POQ 54 डिग्री, एंगल POQ। यहां देखो इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई, ये जो एंगल है क्या है, 54 डिग्री, 54 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल PCA, एंगल PC कहां पर है, एंगल आपकी AP और AQ, सॉरी यहां देखो, यहां AQ था दोनों वर्टेक्स, ये आपका Q हो जाएगा और ये P हो जाएगा। ऐसी मिस्टेक हो जाती है अगर ध्यान से ना देखो तो। यहां देखो P था, यहाँ Q, क्योंकि दोनों अगर आप यहां पर P ले लो, यहां पर P लोगे तो फिर वो नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि आपकी कॉर्ड क्या है, AQ और BP, तो आपकी AQ बन गई और BP बन गई, क्लियर है। अब आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, PCA आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, समझे, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्लियर है। ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने P और Q को फिर से चेंज क्यों किया, क्योंकि यहां पर गलत लिख किया था, क्योंकि AQ और BP दो कॉर्ड हैं जो पॉइंट C पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपका ACP ये वाला एंगल क्या होगा, ये उसने पूछा है, क्लियर है। अब कैसे फाइंड होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक करवा दिए गए हैं कि जब भी आपसे बोला जाए कि आपका एक डायमीटर है सर्कल का, तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को 99% चांस है कि ये जरूर लगेगा कि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। तो यहां पर देखो, अगर मैं A से P को मिला दूं तो यहां पर एक एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि सर आप इसको यहां से क्यों नहीं मिलाया, आप इसको भी तो बना सकते थे राइट एंगल, ये भी तो राइट एंगल बना है ना सेमी सर्कल में, ठीक है, ये भी तो कह सकते थे। हाँ आप इसको भी बना सकते हो, लेकिन उसको ध्यान से देखो तो आप इसको लोगे तो कैसे निकलेगा, दोनों से आप समझ लो। देखो अगर आपने यहां से इसको मिलाया तो ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब देखो आप इस वाले आर्क से इस वाले आर्क को पकड़ो, इस वाले आर्क से देखो सेंटर पर कौन सा एंगल बना है,
जे वाला, बना कि नहीं बना? और सरकमफ्रेंस पर कौन सा एंगल बना? जे वाला। आप देखो ध्यान से, अगर ये चंगन है तो चंगन का सरकमफ्रेंस पर क्या हो जाएगा? आधा कितना? 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ट्रायंगल PAC में, ट्रायंगल PAC में, ट्रायंगल PAC में ध्यान से देखो, तो एक एंगल 90 डिग्री का, एक 27 का, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ये कितना हो जाएगा? 90 और 27 117, कितना हो जाएगा? 117। 180 में से 117 जाएंगे, कितना बचेगा आपका? 63। कितना बचेगा? 63। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो अगर आप यहाँ इसको मिलाओगे तो क्या है? सॉल्यूशन निकालेगा कि नहीं? ये आपका 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब आप अगर इसको लेते तो यहां पर सेंटर पर इस वाले एंगल की वैल्यू आपको जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? अब आप यहां पर इस एंगल की वैल्यू निकालो, फिर आप सरकमफ्रेंस पर निकालोगे। बात समझ में आई ना? तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कौन सा रास्ता चुनते हो जिससे आपके सॉल्यूशन कम से कम टाइम के अंदर फाइंड हो जाए, बहुत ही कम समय में फाइंड हो जाए, तो वो बेस्ट अप्रोच होती है। तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया है? जिनका ये डाउट था कि आप कौन से पॉइंट को कहां से क्यों मिलाते हो, वो वाला डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने ए से पी को ही क्यों बनाया कि ये राइट एंगल बन जाए, मैंने बी से क्यू को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे सेंटर पर जो कॉन्सेप्ट था, जो डाटा था, वो इस तरीके से नहीं दिया गया था कि आप उस डाटा से उस क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम में फाइंड कर लो। आप कौन से डाटा का यूज करोगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में? उस डाटा का यूज करोगे जिससे आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 से 3 सेकंड में फाइंड हो जाए। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि मैंने यहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ना ही उसको देखना है। उसको तो आपका सही और गलत देखना है कि आपने सही आंसर टिक किया है या गलत आंसर टिक किया है। क्लियर सी बात है? समझ में आपको आया है कि नहीं आया है? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, देखो आपने अभी तक देखा होगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी लाता हूं जिससे आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि हर एक जगह पर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा तो फिर कैसे करना है। जैसे यहाँ पर जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, उनमें से आपके जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, क्या कौन से कॉन्सेप्ट जिनसे आप क्या करते हो कि आप सेंटर पर बने एंगल का डिफरेंस करके उनका आधा कर लो, या सेंटर पर बने एंगल का एवरेज करके निकाल लो। यहां भी कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट लगेंगे। तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं जिससे आपका बहुत अच्छे से माइंड क्लियर हो, और जिसका माइंड बहुत अच्छे से शार्प हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाती है। क्योंकि उसको पता है कि कॉन्सेप्ट कहां पर लगना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। ये सारे के सारे टेक्निकल अप्रोच प्रैक्टिस से आपको समझ में आते हैं। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर बिलो, जो नीचे आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें ए बी इज ए डायमीटर, ए बी आपका क्या है? एक डायमीटर है, व्यास है, ऑफ द सेमी सर्कल, एक आयतवृत्त एडीसीबी, एडीसीबी का जो आपका सेमी सर्कल है इसका व्यास है ए बी। ठीक है, ओ सेंटर है, यहां पर ये जो ओ है वो क्या है? सेंटर है। एंगल डीओसी, डीओसी जे वाला एंगल, जे वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है उसने? 44 डिग्री का। क्लियर है? आगे देखो, आगे उसने कहा है कि AC कट्स BD एट P, AC और BD एक दूसरे को पॉइंट P पर क्या करती हैं? काटती हैं। आगे देखो, आगे उसने बोला है कि कैलकुलेट एंगल DPC, DPC आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है बात? फिर से वही तरीका, क्या करेंगे हम? किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे। कौन से पॉइंट? यहां पर उसने बोला है कि ए भी डायमीटर है, और डायमीटर मिल गया तो आपका एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जैसे ही मैंने ए पॉइंट से किसको मिलाया? डी को मिलाया, तो यहां पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। अब देखो, इस वाले आर्क से
इस वाले आर्क से सेंटर पर कितना बन रहा है इसका एंगल 44, तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा इसी आर्क से, देखो जी वाला आर्क से, जी वाला कितने डिग्री का बनेगा आधा, 22 का आधा 44। यहां पर देखो ध्यान से देखना क्या है आपको, यहां देखो ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, वाय कोण है कि नहीं। अब बाह्य कोण है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस ट्रायंगल के जो अन्य दो एंगल हैं इंटीरियर, उन दोनों एंगल की वैल्यू सम कर दो। ये 90 और 22 को जोड़ोगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 डिग्री, कितनी आ जाएगी 112 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 112 डिग्री। अब देखो एग्जामिनर एक तरीके से और क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, कैसे, देखो ध्यान से, वो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि वो यहां पर इस एंगल की वैल्यू कितनी दे देता 112 और आपसे सेंटर में बने एंगल की वैल्यू पूछता, तो क्या आप नहीं फाइंड कर पाते, बिल्कुल फाइंड कर लेते। ये आप मिलाते जब इसको तो ये 90 बन जाता और ये 90, तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल 112 का, तो ये कितने का बनता 22 डिग्री का, और जब सरकमफ्रेंस पर 22 का बन रहा है तो ये कितने का बनेगा 44 का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आपसे इस तरीके एक तरीके से तो क्वेश्चन उसने पूछ लिया है, दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, और बिल्कुल चांस होंगे, क्यों नहीं होंगे। ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन तो ज्यादातर एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट करता है इसमें जो स्टूडेंट बैठा है उसका माइंड यूज हो। आपको एक बात बताएं, 65% क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन जो 35% जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही लॉजिक पर क्रिएट किए जाते हैं कि इनको वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाए जो अपने माइंड का यूज करता है, जो हर एक जगह पर रटने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो रट के जाते हैं, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं, जो समझ के जाते हैं, जो प्रैक्टिस करके जाते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिकली चलने लगता है। क्या करने लगता है, ऑटोमेटिकली चलने लगता है, और उनके अंदर इतनी टेक्निकल अप्रोच डेवलप हो जाती है कि उनको खुद पता नहीं होता है कि इसका आंसर मैंने इतना टिक किया तो इतने फास्ट तरीके से कैसे कर लिया, इतने फास्ट तरीके से कैसे कर लिया। लेकिन इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। क्या है, मेहनत करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो केवल और केवल डिमोटिवेशन में रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहे हैं। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। लेकिन उनका रीजन नहीं पूछा आपने, रीजन पता करने की कोशिश करना। उनका रीजन एक ही होगा, वो पढ़ते तो हैं लेकिन खुद के लिए नहीं पढ़ते, अपने ड्रीम्स के लिए नहीं पढ़ते, वो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें मेरी किस्मत का दोष है। लेकिन वो ये कभी किसी को बताते ही नहीं है कि मैंने उतनी मेहनत की ही नहीं है, मैं उतनी मेहनत कर ही नहीं रहा हूं, केवल और केवल लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, डिमोटिवेशन में जाएंगे, उनका कोई इलाज भी नहीं है। और वो 4 क्या 10 साल भी लगाएंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो 6 महीने में भी होता है, लेकिन उसके लिए 6 महीने वाली मेहनत की जाती है। क्या की जाती है, मेहनत। भले तुम 4 घंटे पढ़ो हर एक दिन, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन 6 महीने में भी पॉसिबल है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है जिसको सॉल्व करने में आपको 1 घंटा का टाइम देना पड़े। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि उसका टाइम आपको 30 सेकंड है, तो वो एग्जाम जो एग्जाम क्रिएट करता है, जो एग्जामिनर होता है, उसको भी बहुत पावर के अंदर सिमट के रखा जाता है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन क्रिएट ना हो जाए जो एक एग्जामिनर टाइम के अंदर सॉल्व करना पॉसिबल ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनको 30 सेकंड में सॉल्व करना पॉसिबल है, तो फिर वो क्वेश्चन कितने टफ होंगे, सिंपल ही होंगे ना। लेकिन उनके लिए उनकी जो लैंग्वेज है उनको समझने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, हर एक चीज पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, यहां ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ही लॉजिकली लैंग्वेज को क्रिएट किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहां एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। यहां देखो मैंने ये सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, आगे उसने बोला है कि AC और BD आर टू कॉर्ड, AC और BD 2 कॉर्ड हैं, AC एंड BD मीट एट E व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब AC और BD को आगे बढ़ाया जाता है
तो कहां पर मिलती है? पॉइंट ई पर मिलती है। इफ ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है? डायमीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपका डायग्राम बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसने क्या कहा है? ए बी एक डायमीटर है, तो सेंटर से होते हुए एक लाइन खींचो जो किसका काम करेगी? डायमीटर का। किसका काम करेगी? व्यास का। ये सर्कल का क्या हो गया है? व्यास हो गया है। क्लियर है? एज का सेंटर क्या हो गया? ए बी व्यास, ए बी व्यास हो गया। दो कॉर्ड हैं जिनको आगे बढ़ाने पर वो पॉइंट ई पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पी पर। कॉर्ड क्या है? ए सी और बी डी। तो मैंने देखो ए पॉइंट से ए सी कॉर्ड खींची और आगे बढ़ा दी इस तरीके से, बी पॉइंट से एक कॉर्ड खींची और आगे बढ़ा दी इस तरीके से। ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं? ये काट रही हैं इस पॉइंट पर। इसका नाम एग्जामिनर ने दिया है ई पॉइंट। क्या है? ई पॉइंट। आप इनको छोटा कर सकते हो। देखो डायग्राम कैसे भी बना लो, एग्जाम में जो डायग्राम बनाया जाता है वो एक्यूरेट डायग्राम बनाया जाता है। एग्जैक्ट डायग्राम बनाने में बैठ जाओगे तो आपका डायग्राम बनाने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप एग्जाम में केवल और केवल डायग्राम बनाने के लिए बैठ गए, क्या करने के लिए बैठ गए? डायग्राम बनाने के लिए बैठ गए, तो फिर आपका पूरा का पूरा टाइम केवल और केवल डायग्राम बनाने में ही निकल जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? देखो लग रहा है ना टाइम, और वैसे मैंने जो बना दिया था वो भी परफेक्ट था, उससे भी आपका आंसर निकलता। ये आपकी दो कॉर्ड हो गई जिनको आगे बढ़ाने पर आपकी कॉर्ड क्या है? ए सी। ए तो ये पॉइंट हो गया सी, और बी डी, ये पॉइंट हो गया आपका डी। दोनों कॉर्डों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो पॉइंट ई पर एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है। आगे उसने बोला है कि एंगल ए ई बी, ए ई बी ऐसा, ए ई बी यहां पर जो एंगल बना है 68 डिग्री का बना है, 68 डिग्री का। उसने पूछा क्या है? एंगल डी ओ सी, डी ओ सी, ये वाला एंगल डी ओ सी, इस वाले कोण की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये वाला एंगल बनना है। क्लियर है? इस कोण की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है बात? कैसे फाइंड होगी ध्यान से समझना। बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, जो ध्यान से देखेगा उसी को यहां पर समझ में आएगा। ठीक है? बात समझ में आ गई कि आपको क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। इतना आपका क्लियर है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, यहां पर कहा गया है कि ए बी डायमीटर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि आपका आंसर यहां पर फाइंड हो जाए। क्लियर है? तो ध्यान से देखोगे आप लोग क्या कि ये वाला आपका कॉन्सेप्ट जरूर लगना है कि सेमी सर्कल में बना एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर हम ए से डी को मिला दें, ए से डी को मिला दें, तो यहां पर आप देखोगे ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। आप ध्यान से देखो, आप जैसे ये आपका 90 डिग्री का बन गया, आप देखो ट्रायंगल ए ई डी में, ट्रायंगल ए ई डी में ये आपका एंगल कितने डिग्री का बना है? 68 डिग्री का, और ये आपका 90 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल ए ई डी का क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। अगर ये 68 डिग्री का बना है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 में से 68 को घटाएंगे 22 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू के सम के बराबर होती है। आप ध्यान से देखो इस वाले आर्क को, इस वाले चाप से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 22 डिग्री का, ये सर्कमफ्रेंस बन रहा है। सेम इसी आर्क से ये कहां पर बना है? सेंटर पर। तो 22 का डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 44 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक डन है कि नहीं? आपको यहां पर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो समझ में आया कि नहीं आया? यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का डायग्राम आपको कैसे क्रिएट करना है, फिर आपको कैसे डाटा को देखते हुए क्वेश्चन में जो आप क्रिएटिविटी है उसको कैसे करना है जिससे आपका सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। तो उस अप्रोच को आप अपनी माइंड के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप करो, और ये बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए इस क्वेश्चन को आपको 4 से 5 बार खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जब वो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर मैंने सॉल्व करवा दिया, आपने देख लिया, तो फिर आपको 4 दिन के बाद इसको भूल जाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक डाउट हमेशा माइंड में चलता होगा
कि सर आपने जो पिछला पढ़ाया है वो मुझे जब आपने पढ़ाया था तब तो बहुत अच्छे से समझ में आया था, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकल रहे थे, लेकिन आज जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की आंसर ही नहीं आ रहे। अब हमारे माइंड में बढ़ गया है डिमोटिवेशन, अब हम हो गए फ्रस्ट्रेट कि अब मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे कॉम्पिटिशन को क्लियर कर नहीं पाना है। लेकिन उनने अपने माइंड से ये क्वेश्चन नहीं किया होगा कि आपने उन क्वेश्चनों को खुद से कितनी बार प्रैक्टिस किया है, खुद से उन कॉन्सेप्टों को कितनी बार बनाया है, उन कॉन्सेप्टों को कितनी बार रिवाइज किया है। ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड से नहीं किया होगा, लेकिन किया है कुछ लोगों ने, उन लोगों का रिजल्ट बेस्ट है। आज उनके माइंड में जो टेक्निकल अप्रोच है वो इतनी अच्छे से इंप्रूव हो गई है कि वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर अपनी क्षमता रखने लगे हैं, यानी कि बेसिक से भी करेंगे तब भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को केवल देखेंगे, सर एक क्वेश्चन आ गया है अब आप क्या करवाइए, सॉल्व करवाइए, इसके बाद हम कर लेंगे। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है, इससे केवल टाइम वेस्ट होता है। मैं तो साफ कहने वाला हूं, आपको किसी भी भ्रम में रखने वाला नहीं हूं कि आप पढ़ते रहो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। जैसे सिलेक्शन होगा वो सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी, और कहां पर सिलेक्शन रुकेगा वो भी सारी बातें बताई जाएंगी। अब आपकी अगर क्षमता है सिलेक्शन लेने की तो ही आप कंपटीशन में अपना टाइम खराब करो, वरना बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो और अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे से यापन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग चोरी कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मेहनत से करोगे, मेहनत से खाओगे, मेहनत से आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत करोगे सब कुछ बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल CAD, बहुत सारे स्टूडेंटों को तो गुस्सा आती होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आपको सच्चाई से अगर हमने रूबरू नहीं करवाया तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, जिनकी जो उम्मीदें हैं, उनमें थोड़ा भी ऐसा लगे कि मेरी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जो आप अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हो। वो सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबको वही फॉलो करेगा जिसकी रियल वाली उम्मीदें हैं, रियल ड्रीम्स हैं, समझ रहे, वही मेहनत करेगा, वही इन बातों को समझेगा और इन बातों को कोई भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेगा। वो केवल और केवल अपने ड्रीम्स को लेकर उन्हीं बातों को ऑब्जर्व करेगा, उन्हीं बातों को ध्यान से सुनेगा जो उनके काम की है। एक्स्ट्रा अगर बात कोई निकलती है तो उसके लिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करेगा। अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो पूरी तरीके से इस सेशन को स्किप कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है। इस सेशन के अंदर उन्हीं स्टूडेंटों की, उन्हीं दोस्तों की, उन्हीं भाइयों की जरूरत है जो क्या काम करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं दोस्तों के लिए मेहनत की जा रही है जिनके सपने बहुत रियल हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करने के लिए मुझे केवल वही स्टूडेंट मोटिवेट करते हैं जो रियल में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक दिन मैं बहुत सारे स्टूडेंटों से मिल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आप मेहनत करो, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा कि हाँ, अब मेहनत मुझे करनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद सेशन को फिनिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर एक एंगल CAD ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 38 डिग्री का, क्लियर है। एंड एंगल CDA ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है, 49 डिग्री का। देन फाइंड सेंट्रल एंगल मेड बाय कॉर्ड BC के द्वारा सेंटर का जो एंगल बना है, इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा जो मेहनत से पढ़ रहा है कि सेंटर पर बनी एंगल की बात है तो इस वाले आर्क से सेंटर में बनना है जी वाला एंगल, और इसी सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस में बनना है जी वाला एंगल। अगर आपको इस एंगल की वैल्यू पता चल गई तो डबल कर दोगे तो सेंटर पर बने एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं। अब सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से समझो। अब इसमें लास्ट के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कौन से, आप यहां पर देखो, ये आपकी क्या है, टेंजेंशियल पॉइंट, और ये आपकी क्या है, कॉर्ड, ये आपकी क्या है, देखो टेंजेंशियल लाइन, ये AD क्या है आपकी, टेंजेंट लाइन, और आपका यहां पर देखो AC क्या है, कॉर्ड, तो ये क्या लगेगी यहां पर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर इस सेगमेंट में ये वाला एंगल 38 डिग्री का है तो इस
कॉर्ड की इस तरफ वाले सेगमेंट में ये जो एंगल बना है 38 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है कि नहीं? दूसरा देखो, दूसरा क्या देखना है आपको? दूसरा देखो ट्रायंगल ACD में यहां पर दो एंगल आपको दिए गए हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें तो क्या है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 3849। अगर आप 3849 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 87। कितना हो जाएगा? 8 9 17, ठीक है 87 कितना हो जाएगा? 87 डिग्री। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो ट्रायंगल ABC दो एंगल पता है, तीसरे इस वाले एंगल की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। कैसे? आप देखो 8 7 15 5 और 8 3 11 और 1 12, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 125। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है कितना? 180। अगर 125 है तो इस एंगल की वैल्यू 55 डिग्री होगी कि नहीं होगी? और अगर सर्कमफ्रेंस पर 55 की है तो इस एंगल की वैल्यू डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 110 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी सेंटर पर जो एंगल बना है उस एंगल की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कितने परफेक्ट तरीके से आपने सॉल्यूशन निकाला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेहनत करो, शानदार तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो समझाया है, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, मेहनत करना। आगे की जो क्वेश्चन है इनको अपन कल के सेशन में देखेंगे। कल के सेशन में आगे के कॉन्सेप्टों को समझेंगे और सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो समझाया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना। कमेंट में क्या करना है, जैसे इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने अल्टरनेट सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया है तो इसको आपको कमेंट में जरूर करना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर प्रैक्टिस में डालना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया है। और आप जो कमेंट कर रहे हो ना, इन कमेंटों के थ्रू क्या हो रहा है, जो आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना, इनसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि जब हर एक स्टूडेंट इस तरीके से कमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेशन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जब वो स्टूडेंट इस सेशन से जुड़ रहे हैं तो उनको अपने माइंड के अंदर एक बात जरूर क्लिक कर रही है कि कहीं ना कहीं इतना बेस्ट पढ़ाया जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कमेंट में कर रहा है। तो मेहनत आपकी कहीं ना कहीं रंग दिखाएगी और आपको मेहनत से रिजल्ट बेहतर तरीके से मिलेगा। क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही। इसी जोश और उम्मीदों के साथ आपको कल के सेशन में पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। अगर कोई डाउट आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। हर एक डाउट को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।